हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 आ गया फाइनली। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को कंप्लीट कर दिया था। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं सारा बेसिक तुम्हें पढ़ा दिया। उसके अलावा किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेशन में अप्लाई करते हैं, हर तरह की वैरायटी हम लोगों ने कवर करके देख ली थी। ठीक है, तो आज आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों को मेजर करने का हम लोग डिफरेंट तरीका देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट्स इन सब चीज़ों में यूज़ होती हैं वो देखेंगे। और बहुत सारी नई नई चीज़ आप टर्म्स देखोगे कि हाँ, इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी होती है, ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं हम लेंथ को मेजर करने के लिए, ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं मास को मेजर करने के लिए। तो काफ़ी कुछ पता लगेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये टॉपिक आप देखोगे ना यूनिट मेजरमेंट वाली यूनिट में, तो सबसे पहला टॉपिक ये दिया हुआ है नीड ऑफ मेजरमेंट, कि भैया मेजरमेंट की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है लेंथ को नापने की, क्या ज़रूरत है मास को नापने की, है क्या ज़रूरत है टाइम को नापने की। अब देखो, कॉमन सेंस एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले उसका मैप बनाना पड़ेगा ना। अगर बिना मैप के लिए ही लग जाओ बिल्डिंग बनाने में, फिर तो पता नहीं कैसा डिज़ाइन बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो वो बिना मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं है। एक प्रॉपर हर चीज़ का मेजरमेंट वहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग बना पाओगे। समझ में आती है बात। इसी तरह से अगर आप किसी को मून पे जाना है, तो सपोज अर्थ से मून पे जाना है, तो ये थोड़ी ना कि रॉकेट पे बैठे और चल दिए फिर तो पता नहीं कहाँ पे जाके लैंड करोगे। तो मून पे अगर आप लोगों को पहुँचना है तो प्रॉपर कैलकुलेशंस, प्रॉपर मेजरमेंट वहाँ पे पहले से करके रखने होंगे, तब जाके आपका रॉकेट मून पे लैंड कर पाएगा। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आती है ना। तो इस तरह से ये बेसिक सी बात हो गई कि हम लोगों को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहली बात जो आती है, हम किसका मेजरमेंट सीखेंगे, मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, हम एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उतने किलोग्राम हमारा मास आ जाता है। तो एक नॉर्मल सी ये वेइंग मशीन सबने देखी भी होगी। अब जो कुछ यूनिट्स होती हैं बिगर मासेस को तोलने के लिए, भाई नॉर्मली मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। मासेस को हम किलोग्राम में तोलते हैं। ठीक है, तो जो इसके अलावा और बड़ी यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्विंटल। जैसे 1 क्विंटल, एक क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। जो चीनी की बोरियाँ आती हैं, शुगर की बोरियाँ आती हैं, वो किस में आती हैं, क्विंटल में आती हैं। वो अक्सर तो 100 किलो की एक बोरी होती है, तो एक क्विंटल में 100 kg होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन, आपने मीट्रिक टन ना सुना होगा, एक टन सुना होगा ज़रूर। तो एक मीट्रिक टन पूरा नाम होता है। इसमें 1000 किलो होते हैं। जो गन्ने के ट्रक होते हैं ना, जिसमें गन्ने भर के जाते हैं, शुगर केन भर के जाते हैं, तो वो जो ट्रक होते हैं, उन ट्रक को जब हम लोग तोला जाता है वहाँ पे, तो वो टन में वजन तोला जाता है उनका। तो मीट्रिक टन एक लार्जर यूनिट हो गई मास की, जहाँ पे हम लोग 1000 किलो को एक मीट्रिक टन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी यूनिट हो गई मास की, कौन सी, इसे बोलते हैं CSL। CSL स्टैंड्स फॉर चंद्रशेखर लिमिट। इसको लिखना चाहो लिख लेना। चंद्रशेखर आपने नाम सुना होगा। तो चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर नहीं है, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम है, चंद्रशेखर लिमिट। तो ये 1 CSL जो होता है वो इतना होता है। ये याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी बात। 2.8 × 10⁻30। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है CSL, बस हल्का सा ध्यान रखना। इतना किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 CSL बोलते हैं। और जो ये मास है, ये सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये CSL वाली यूनिट और बहुत सारी गैलेक्सीज वाले फिनोमिनाज में यूज़ की जाती हैं कि कोई स्टार है वो कब ब्लैक होल बनेगा, कब ब्लैक होल नहीं बनेगा। तो पूरा का पूरा वो एरिया कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। तो CSL के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तो बड़ी बड़ी यूनिट होगी मासेस की। बहुत छोटे छोटे जो मासेस होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, तो कॉमन सी यूनिट आप लोगों ने सुनी होगी, ग्राम में तोलते हैं। 1 ग्राम हो गया कितना, 1 ग्राम में जो हमारे पास एक किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम के 1000 पार्ट अगर कर दोगे ना तो 1 ग्राम बन जाएगा। तो 1 ग्राम को कैसे लिखोगे, 10⁻³ किलोग्राम लिखोगे। यानी 1 किलोग्राम के 1000 पार्ट करने पे 1 ग्राम आता है। ग्राम से भी छोटी चीज़ चाहिए तो मिलीग्राम हो गया। तो मिलीग्राम में क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम के अगर 10 लाख पार्ट कर दोगे ना तो हमारे पास 1 मिलीग्राम आ जाएगा। यानी मिलीग्राम ग्राम का भी 1000वां पार्ट होता है। तो 10 की पावर टोटल कितनी आ गई, -6 आ गई किलोग्राम के टर्म्स में। क्योंकि भाई मिलीग्राम कहाँ यूज़ होगा, सपोज कोई गोल्ड लेने जाता है, सोना लेने जाता है, तो उस सिचुएशन में गोल्ड लेने गया है अगर वो, तो ग्राम या मिलीग्राम में बात करेगा ना। अब जाके वहाँ पे वो गोल्ड स्मिथ कोई थोड़ी ना बोलेगा कि मुझे 2 किलो गोल्ड दे दो। जनरली क्या होता है कि गोल्ड को हम ग्राम में या मिलीग्राम में तोलते हैं। तो उसके लिए उनके पास जो तराजू होती है, जो वेइंग स्केल होती है, बहुत छोटी होती है। वो इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती है कि उसमें आसानी से मिलीग्राम को आप तोल पाओगे। इस तरह की जो आपके पास ये वेइंग स्केल है, इस पर आप मिलीग्राम ग्राम को तोल ही नहीं सकते। ये आपको एक्यूरेट रीडिंग कौन सी दिखाएगी, आपको किलोग्राम में तो सही रीडिंग दिखा देगी, बट ग्राम मिलीग्राम के लिए यूनिट ये वाली स्केल बेटर नहीं है। ठीक है, तो ग्राम मिलीग्राम के लिए हमारे पास और दूसरी वेइंग स्केल होती हैं।
अच्छा, अब अगर इससे भी छोटा मास मेरे पास आ जाए, बहुत स्मॉल मास मेरे पास है जहाँ पे मैं उसको मिलीग्राम से भी नहीं तोल पा रहा, तो उसके लिए मेरे पास एक और स्टैंडर्ड यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको सिर्फ यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 AMU या 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, जितना ये प्रोटॉन का मास, ये प्रोटॉन के मास की वैल्यू है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो इतना होता है हमारे पास एक AMU। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कि जैसे हमारे पास कि सर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हो, 16U लिखते हो, है ना। सल्फर होता है, सल्फर के लिए क्या लिखते हो, 32 लिखते हो U। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का जो हमारे पास मास होता है वो 16U होता है, जहाँ पे U क्या है, U इतने किलोग्राम है। तो इसका मतलब जब हम लोग एटॉमिक स्केल पे आ जाते हैं, जब न्यूक्लियस के मास के बारे में बात करते हैं, या फंडामेंटल पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करते हैं, एटम्स के मास के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। तो सबसे स्मॉल स्केल पे मास की यूनिट ये वाली होती है हमारे पास, न्यूक्लियर लेवल पे मासेस को तोलने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं टाइम की तरफ। अब टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं भैया, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो ज़रा, तुमने कभी सोचा है कि एक सेकंड क्या सोच के बनाया होगा कि एक टिक होती है उसे हम एक सेकंड बोलने लगते हैं, वो एक टिक थोड़ा सा और लॉन्ग टाइम में क्यों नहीं होती या और जल्दी क्यों नहीं होती भाई, क्या सोच के एक सेकंड का स्टैंडर्ड बनाया गया होगा कि हाँ एक टिक इतना होगा तो उसे एक सेकंड बोलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उस चीज़ का। तो ये हम जो टाइम को मेजर करते हैं ना, उसको हम एटॉमिक क्लॉक या जिसको हम सीजियम क्लॉक बोलते हैं, उसका मेजरमेंट से मेजर करते हैं। ये एटॉमिक क्लॉक और सीजियम क्लॉक एक स्टैंडर्ड है। ये वाली क्लॉक न्यू दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये क्लॉक वहाँ पे रखी हुई है। बहुत बड़े साइज़ की, ये इस तरह की क्लॉक नहीं होती जैसे तुम लोगों को यहाँ डायग्राम में दिख रही हैं। ये बहुत बड़े साइज़ की एक क्लॉक है जिसके अंदर रेडिएशन लेवल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन जस्ट पढ़ लेना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीजियम 133, सीजियम का जो हमारे पास ये आइसोटॉप होगा, तो इस आइसोटॉप में से एक सेकंड में, मतलब इस आइसोटॉप में से इतने रेडिएशन होने के लिए जितना टाइम लगता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सीजियम का जो एक एटम होगा जिसमें इतने वाइब्रेशंस होंगे, जितना टाइम लगेगा उस टाइम को माना गया है एक सेकंड। तो सीजियम क्लॉक इस तरह से वर्क करती है। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया सीजियम का हमारे पास 133 वाला आइसोटॉप है, तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे, इतने वाइब्रेशंस होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को पूरे हम लोग दुनिया में क्या मानेंगे, उसको हम लोग एक सेकंड स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। अब ये भी आपको पता है, तो कंट्री टू कंट्री टाइम वेरी होता है कि सपोज करो कि इंडिया में किसी टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं, तो अदर कंट्रीज़ में टाइम थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कुछ जगह पे 3 घंटे, किसी जगह 1 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसे डिफरेंस होता है। तो वो अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है लगातार। ठीक है, वो तो बात की बात हो गई। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो लिखना लिख लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को रटने की। तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड कौन सा है, एटॉमिक क्लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, सीजियम क्लॉक। ऐसी क्लॉक एक हमारे इंडिया में कहाँ रखी हुई है, NPL में, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड एट द NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये फिजिकल वर्ड आएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किस वजह से, टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम लोगों को पता लगे कि हमारी कंट्री में टाइम कितना हुआ है। भाई आप तो मोबाइल फ़ोन से देख लेते हो, वो टाइम कहीं से तो स्टैंडर्ड मैच किया गया होगा। तो वो स्टैंडर्ड कहाँ से मैच किया जाता है, वो ये लेबोरेटरी जो होती है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। आपको एक बार दिखा देता हूँ NPL कैसी है। देखो ये कैंपस है NPL का, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो यहाँ से पूरे इंडिया में जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं, भले वो टाइम के हों, लेंथ के हों, मास के हों, तो सारे ज़्यादातर स्टैंडर्ड यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। इसका एक क्लोजर लुक और देख लो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये हमारी NPL लैब है जहाँ से टाइम का स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि इस लैब में जो एटॉमिक क्लॉक रखी हुई है, वो उस क्लॉक को भी एक बार दिखा दो कि वो क्लॉक कैसी है, दिखने में कैसी लगती है। तो भैया देख लो, ये है आपके पास वो सीजियम क्लॉक। इस तरह का बहुत बड़ा ये सेटअप है सारा का सारा, यहाँ बाकी मशीन लगी हुई हैं। तो इस तरह की क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ये क्लॉक कहलाती है सीजियम क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है एक सेकंड का स्टैंडर्ड, वो पूरी दुनिया में डिफाइन किया गया है। ठीक है जी, तो इस तरह का स्टैंडर्ड है। तो इसको बस एक पिक है जस्ट आपके देखने के लिए कि हाँ किस तरह की सीजियम क्लॉक होती है। चलो, तो टाइम का मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है भाई, हमारे पास मास का मेजरमेंट सीख लिया, बेसिक टाइम का मेजरमेंट सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, लेंथ का मेजरमेंट, यानी डिस्टेंस कैसे नापेंगे, लेंथ कैसे नापेंगे। तो लेंथ को नापने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब डायरेक्ट मेथड जैसे नाम में क्लियर है, डायरेक्ट मेथड में सपोज हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस नापनी है। कोई AB कोई चीज़ है, मुझे A से लेकर B तक की डिस्टेंस नापनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो कोई इंच टेप यूज़ करूँगा, कोई मीटर स्केल यूज़ करूँगा, यहाँ पे रखूँगा उसको और यहाँ से लेकर चलता जाऊँगा, कब तक, लास्ट पॉइंट
तक जब तक मैं नहीं पहुंच जाता। तो मैं एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया मैंने और फिजिकली मैं मूव करके दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं, तब जाके जो भी रीडिंग आएगी मैं उसको पढ़ लूंगा आराम से। यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग सारी की सारी जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं या जो भी क्वांटिटी मेजर करते हैं वो डायरेक्टली मेजर करते हैं। किस किस चीज़ की हेल्प से हम लोग वो क्वांटिटीज मेजर करते हैं भाई? या तो हमारे पास मीटर स्केल होती है या वर्नियर कैलिपर्स होता है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, तो पहली बार नाम सुना है। दिखाऊंगा आपको वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और ये भी बताऊंगा कि कहाँ तक ये कितना कम से कम इससे नाप सकते हो आप। इसके अलावा स्क्रू गेज होता है। तो ये जो 3 बेसिक से इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम लोग लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में। यानी कि सोचो आपको मीटर स्केल यूज़ करनी है, यानी कि आप लोगों को ये ए से लेके बी तक की लेंथ यूज़ करनी है, तो आप मीटर स्केल रखोगे ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक रखोगे और उस पर से पढ़ लोगे कि कितने सेंटीमीटर या मीटर आपकी वैल्यू आ रही है, तो आराम से हमारा काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग ये इन 3 इंस्ट्रूमेंट का बेसिक यूज़ करते हैं। आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। मीटर स्केल तो सबने देखी हुई होगी, हाँ ऐसी मीटर स्केल होती है। अब ज़रा दिमाग लगा के बताओ, मीटर स्केल से मिनिमम कितना नाप सकते हो? किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जितनी वैल्यू नाप सकते हो ना, उसे उस इंस्ट्रूमेंट की बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो। अब ज़रा यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो आपके पास ये जो वैल्यू नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये 2 से लेके 3 एक सेंटीमीटर की वैल्यू है। इसके बीच में सपोज करो कि हमारे पास कितने पार्टीशन है। सपोज हमारे पास ये इंचेस में, ये तो 2 से 3 आपके पास इंचेस में वैल्यू दे रखी है। अब इसके स्मॉल पार्ट करोगे तो हमारे पास इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लीस्ट काउंट एक मीटर स्केल से मिनिमम कितना नाप पाते हैं? 1 mm नाप पाते हैं। आपके पास जो नॉर्मल स्केल होती है जिससे आप लाइन खींचते हो, उस स्केल पर भी आप लोगों ने देखा होगा ना, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? 15 सेंटीमीटर तक वो स्केल होती है ना। इंच की बात करें तो ये 0 से लेकर 6 इंच तक की स्केल होती है। तो वो अलग अलग वेरिएशन है। यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट बने हुए होते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ये 2 ऐसे करते करते 15 तक होता है। और 0 से 1 तक कितने पार्ट होते हैं? इसके बीच में 10 सेक्शन होते हैं अलग अलग, है ना। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट भी आप इससे नाप सकते हो। आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करी होंगे 2.3 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर के बाद 0.3 भी नाप लोगे आराम से। बट आपसे कोई अगर कहने लगे कि इसकी हेल्प से आप लोग 2.35 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आप सिर्फ कहाँ तक नाप सकते हो? 2.3 तक नाप सकते हो। यानी कि पॉइंट के बाद बस एक प्लेस तक आप एक्यूरेट रीडिंग नाप सकते हो मीटर स्केल से। इसलिए लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 1 mm हो गई। बात समझ में आ रही है? 1 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 mm को 10⁻³ मीटर भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। तो आपकी मीटर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 mm, मतलब कम से कम इतना नाप सकते हो तुम इससे, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक। अब ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। लैब में मिलेगा क्योंकि घर में तो कोई यूज़ होती नहीं इस इंस्ट्रूमेंट की। तो लैब में वर्नियर कैलिपर्स इस तरह का होता है बिल्कुल। इसको यूज़ करने के पूरे टिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि इस मेरे पास तो एक डायग्राम है। तो ये पूरी प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम कितना नाप सकते हैं मिनिमम? यानी कि सर इसकी लीस्ट काउंट बता दो कितनी होती है। तो इसकी लीस्ट काउंट होती है हमारे पास, पहले वाली की कितनी थी? 1 mm। तो यहाँ पे 1 mm से भी 10वां पार्ट कर दो, यानी 0.1 mm, यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां पार्ट कर दीजिए। उसको भी आप एक्यूरेटली वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हो। अब 0.1 mm को क्या लिख पाओगे? 10⁻⁴ मीटर आ जाएगी। भाई 1 mm 10⁻³ मीटर होता है, तो 0.1 mm कितना आ जाएगा? 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे पूछ लो चाहे ऐसे पूछ लो। तो ये वर्नियर कैलिपर्स होता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, और इससे कम से कम 0.1 mm नाप पाते हो। ठीक है, चलो अभी आपका आ गया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को देख लो। तो ये स्क्रू गेज होता है। देखो स्क्रू गेज पे तो लिखा हुआ भी है इसकी लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो इसकी जो हमारे पास लीस्ट काउंट होती है, वो लीस्ट काउंट कितनी है? वो है 0.01 mm। यानी कि जितना स्क्रू गेज, जितना हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स नाप पाएगा मिनिमम, उसका भी 1/10 पार्ट, यानी कि 0.01 mm हम इससे मिनिमम नाप सकते हैं। अब 0.01 mm मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 10⁻⁵ मीटर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये स्क्रू गेज होता है। इसकी हेल्प से हम लोग 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट है ना, 1 mm का 100वां पार्ट है ना, ये तो इतनी छोटी वैल्यू भी नाप सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट, चाहे ये स्क्रू गेज हो, चाहे आपका ये वर्नियर कैलिपर हो, या फिर इसके बाद मीटर स्केल हो, ये सारे किस में यूज़ किए जाते हैं? ये सारे डायरेक्ट मेथड में यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि इनमें आप इन इंस्ट्रूमेंट को जब यूज़ करोगे तो जो भी चीज़ नापोगे उस चीज़ को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रखना पड़ेगा। मीटर स्केल से नापोगे तो आपको मीटर स्केल को एक जगह से दूसरी जगह तक रखना पड़ेगा। फिजिकली मूव कराओगे तो डायरेक्टली मेजरमेंट करोगे। तो इसलिए ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं डायरेक्ट मेथड में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट मेथड की, जहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज़ होंगे? भाई जहाँ पे हम खुद चल के नहीं जा सकते फिजिकली, या उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए, कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए, और हम लोगों ने काफ़ी सारे इनडायरेक्ट मेथड बना दिए। एक कॉमन सा मेथड जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा वो है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म आपको पता है, याद रखना, पूछ ली जाती है कभी कभी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार का बेसिक प्रिंसिपल देखो क्या होता है।
ये रहा डायग्राम हमारे पास, ये हमारी शिप है। तो शिप से हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से नीचे की तरफ सेंड की। अल्ट्रासोनिक साउंड आपको पता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की होती हैं। तो यहाँ से एक सेंडर रिसीवर लगा होता है शिप में, यानी सोनार का सेटअप लगा हुआ होगा। वहाँ से वेव जाएंगी नीचे की तरफ, और नीचे जो भी चीज़ है, कोई आपको शिप रैक है, शिप का टूटा फूटा हिस्सा है, या आपको ओशन की डेप्थ नापनी है, उस चीज़ से टकरा के फिर जो ये वाइट कलर में नज़र आ रही है ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव चलेगी और ये वापस यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। दैट मीन्स ये साउंड हमने भेजी थी तो हम लोगों को स्पीड पता होती है इसकी। इसके अलावा जो ये साउंड है हमारे पास कितने टाइम में जाके वापस आई वो टाइम हम नाप लेंगे। तो बेसिक सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई कि अगर डी डिस्टेंस चल के गई थी तो डी डिस्टेंस वापस भी आएंगी, तो 2d डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, c इंटू टी बाई 2, यानी कि यहाँ पे लाइट की स्पीड रख दोगे आप, जिस स्पीड से अपने अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजे होंगे वो स्पीड आ जाएगी। जनरली लाइट की स्पीड ही होती है। और या यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा, यानी कि उस वेव को जब हमने छोड़ा था तो वापस आने में कितना टाइम लगा। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने यूज़ करके क्या निकाल ली, हमने डिस्टेंस निकाली, यानी हम लोगों ने लेंथ का मेजरमेंट कर लिया। तो हम गए थोड़ी ना यहाँ पे नीचे चल के, हम लोग ऊपर ही बैठे हुए थे शिप पे, तो हमने यहाँ से अपने कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करा और उसकी हेल्प से हम लोग इस डिस्टेंस को भी आराम से नाप पाए। तो ये इनडायरेक्ट मेथड, बस ऊपर ऊपर से देखो पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट हैव अ लुक कि हाँ इनडायरेक्ट मेथड में ये चीज़ें हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे एक मेथड इंपॉर्टेंट आएगा जिसको आप बोलोगे पैरेलैक्स मेथड। उस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं और वो पैरेलैक्स मेथड काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो सबसे ज़्यादा वही आता है। बाकी तो जस्ट एक ओवरव्यू के लिए है कि हाँ इस तरह के नाम होते हैं। नेक्स्ट देख लो रडार। रडार आपके लिए थोड़ा नया है। रडार में क्या होता है भाई, जिस तरह से सोनार में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज़ करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव की कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। हमारे पास जो ये रडार होता है हमारा, रडार के अंदर क्या होता है, रेडियो वेव यूज़ होती हैं। इसलिए क्या नाम है, RA स्टैंड फॉर रेडियो, D स्टैंड फॉर डिटेक्शन, A स्टैंड फॉर एंड, R स्टैंड फॉर रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहाँ यूज़ होता है, सपोज कोई एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जैसे टेक ऑफ होते हैं तो पूरे रास्ते में उस एरोप्लेन का कनेक्शन नीचे किसी रडार स्टेशन से होता है। अगर इस एरोप्लेन का कनेक्शन रडार स्टेशन से टूट जाए ना तो फिर ये एरोप्लेन ऊपर चला तो गया, अब ये अपने सही डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा, यानी इसको समझ नहीं आएगा कहाँ पे लैंड करना है। तो वो सारा का सारा जितना भी डेटा है वो कौन बताते हैं, रडार स्टेशन पे बैठे हुए लोग बताते हैं। तो होता क्या है, ये रडार स्टेशन के इस टर्मिनल से, ये ट्रांसमीटर है, T स्टैंड फॉर ट्रांसमीटर, यहाँ से सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल जाएगा, इसके जो बॉडी है इससे टकरा के वापस आएगा, रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। और ये जाने की और आने की डिस्टेंस, भाई जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस थोड़ा फ़र्क होता है रियलिटी में, क्योंकि खुद सोचो जब ये गया होगा, सपोज करो यहाँ सिग्नल, तो एरोप्लेन पे टकराया, तो एरोप्लेन तो चल रहा है ना लगातार, तो उसका मतलब जब वापस आएगा तो वो डिस्टेंस पहले से ज़्यादा हो जाएगी। बट ओवरऑल वो सब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहाँ इंप्लीमेंटेड होती है, तो टोटल डिस्टेंस आने और जाने की कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो बेसिक लगा के चलेंगे कि जाने और आने वाली बराबर, तो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस कितनी यूज़ कर ली, 2D, और टाइम कितना लगा, T, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाली है, डिस्टेंस निकाली है। तो इससे इन रडार स्टेशन वालों को ये पता लग जाता है कि हमारे पास वो एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस पर है हमारे से, और बहुत सारी चीज़ें निकाल पाते हैं, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाइट कितनी है, लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, तो सारी चीज़ें रडार पे जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको दिखाई देती है। देखो रडार के लिए जो हमारे पास एंटीनाज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिशेस लगी हुई होती हैं, यहाँ पे अंदर सारा सेटअप होता है। ये कॉमन सा एक एग्जांपल है कि यहाँ कुछ इस तरह से रडार होते हैं हमारे पास लगे हुए। मिलिट्री एरिया में बहुत यूज़ होते हैं रडार, इसके अलावा शिप के ऊपर लगे हुए होते हैं रडार। तो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इधर उधर रडार बहुत यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन का एक कॉमन सा एग्जाम्पल देख के बताया। तो आप जब बनाओगे ना, तो ये तो बना नहीं सकते अपनी कॉपी में, तो ये तो बना ही सकते हो, तो उसको आप आराम से बना लेना। तो रडार के बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना इन चीज़ों में। नेक्स्ट चीज़ आती है लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछी भी गई है कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये फुल फॉर्म है लेज़र की। तो देखो इस तरह की कोई हमारे पास मशीन है, लेज़र मशीन्स होती हैं, वहाँ से इस तरह से लेज़र डाली जाती है। लेज़र इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऑपरेशन वगैरह जब होता है, आँखों के ऑपरेशन में लेज़र यूज़ की जाती है काफ़ी बार। इसके अलावा हमारे पास जो कटिंग होती है, कटिंग ऑफ मेटल शीट्स, मेटल शीट की जो कटिंग करते हैं वहाँ पे हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं, और बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं। तो ये लेज़र उस तरह की नहीं, जैसे आपकी सपोज टॉर्च होती है, आप लोगों ने देखी होगी छोटी सी टॉर्च, तो वो तो कॉमन लेज़र होती है। जो हमारी स्टैंडर्ड लेज़र होती है बहुत बड़ी मशीन से निकलती है, और इस लेज़र की बीम इतनी पावरफुल भी होती है कि अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए ना, अगर सपोज करो आप आ जाओ, तो आपकी बॉडी 2 पार्ट में कट जाएगी। तो इतनी पावरफुल बीम होती है इस लेज़र की, ठीक है। तो ध्यान रखना लेज़र के बारे में, बस हल्का सा यही कि फुल फॉर्म क्या होती है, बाकी और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो,
तो अब हमारे पास जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ये इनडायरेक्ट मेथड पढ़े सारे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थे। पैरेलैक्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पैरेलैक्स मेथड तो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आप लोग सारे ये बेसिक जितने भी हमारे पास मेथड आए ना इनडायरेक्ट वाले, सोनार हम लोगों ने पढ़ा लिया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने रडार देख लिया, रडार हमारा पूरा कंप्लीट हुआ कि हाँ रडार कैसे काम करता है। फिर लेज़र के बेसिक आप लोगों ने जान लिए। एंड फाइनली अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो कंटेंट ये लिखा हुआ है ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। इसको डिग्री में भी यूज़ करते हैं। तो एक कन्वर्जन डेटा जो है वो ये हमें पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है या 22/7 होती है अगर मैं बोलूँ तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आएगा, ये 180 नीचे चला जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। तो इसलिए 1 डिग्री अगर निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई को रखोगे 22/7, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद सब कुछ ये आएगा। तो आपको भैया ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आप लिख के 2-4 बार याद करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान पड़ जाए, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 22.7 रख के बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। तो बेटर है कि आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लो। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन होते हैं। अच्छा, फिर बात आई ये दो नए नए सिंबल कौन से हैं। अब आपने तो यही सुना होगा कि 1 डिग्री का एंगल हम लोगों से छोटी क्लासेस में 15 डिग्री का एंगल बनवाया जाता है या 10 डिग्री का बनवाया हम लोगों से एंगल हमने बना दिया। ऐसी 1 डिग्री और भी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि 1 डिग्री से भी छोटे एंगल होते हैं। 1 डिग्री के अगर मैं 60 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा क्या कहलाता है, 1 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, मिनट भी एंगल की यूनिट होती है। एक मिनट और सेकंड आपने सिर्फ टाइम के लिए सुने होंगे, बट एंगल में भी मिनट होता है। एक सिंगल डैश लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब 1 डिग्री का अगर एंगल है तो उसके अंदर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट के एंगल होता है उसके अंदर। तो और 1 मिनट के एंगल के अंदर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। सेकंड वाले एंगल को कैसे शो करते हैं, डैश। तो अगर डैश लगा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, 1 डैश लगा हुआ है तो वो 1 मिनट का एंगल, मतलब वो मिनट का एंगल है, और 2 डैश लगे हुए हैं तो सेकंड वाला एंगल है। तो मैंने यहाँ पे यही करा है कि भाई 1 डिग्री अगर 60 मिनट के इक्वल है तो 1 मिनट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट मतलब 1 मिनट का एंगल। 1 मिनट कितना आएगा, 1/60 डिग्री। तो 1/60 डिग्री यहाँ से आ गया। मैंने क्या करा यहाँ पे, 1/60 को अलग कर लिया, 1 डिग्री को अलग कर लिया, वो एक ही बात है। 1 डिग्री की वैल्यू ऊपर वाली रख दी जो मैंने यहाँ पे थी, इस ऊपर वाली वैल्यू को 1 डिग्री की यहाँ रख दिया, 60 से डिवाइड करा, सॉल्व करा, वैल्यू ये आ गई। तो ये वैल्यू भी आपको अब याद करनी है। कितनी, यानी 1 मिनट को अगर चेंज करना पड़ेगा तो कितने रेडियन होता है हमें आना चाहिए। मैंने प्रॉपर वे में तुम्हें यहाँ समझा रही है सारी बातें। इसके बाद और छोटी यूनिट पे आते हैं, 1 सेकंड पे आते हैं। तो 1 सेकंड क्या, 1 मिनट पे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टाइम नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, एंगल है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60। तो 1/60 यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। मैंने एक सिंगल डैश लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/60 को मैंने अलग करा, 1 मिनट को अलग करा। 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं आप ऊपर निकाल चुके, इतने रेडियन होते हैं। 1 मिनट इतने रेडियन के इक्वल होता है। तो ये वाली वैल्यू लाके यहाँ पे रख देना। जैसे ये वाली वैल्यू लाके यहाँ पे रखोगे, 60 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 सेकंड का एंगल हो गया। तो 1 सेकंड का एंगल कितना है, 4.85। देखो थोड़ी सी बात याद रखनी आसान भी है। यहाँ पे 10 की पावर -2 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है। पावर लगातार 2 करके घटती जा रही है लगातार। भाई नेगेटिव पावर में तो वैल्यू कम हो जाती है ना, तो पावर लगातार -2 होती जा रही है। और ये वैल्यू आप थोड़ी सी ध्यान रखना ना, 1.745, 2.91 और 4.85। थोड़ा सा तो आपको याद रखना पड़ेगा, सो दैट हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े बार बार, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ की। तो इसलिए 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, और 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब लेंथ का मेजरमेंट कर रहे थे। डायरेक्ट मेथड पढ़ लिए हम लोगों ने, इनडायरेक्ट पढ़ लिए सारे, एक पैरेलैक्स को छोड़ रखा है अभी फिलहाल। अब इसके बाद आती है कि लेंथ को नापने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। भाई लेंथ की नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट भी ये पड़ी हुई है कि लेंथ को मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट मीटर है, बिल्कुल ये हमारी एसआई यूनिट होती है, हमें सबको पता है। बट बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस नापने के लिए हमारे पास और यूनिट भी होती हैं। फिर मीटर में काम नहीं चलेगा, किलोमीटर आपने बड़ी होगी, तो किलोमीटर से भी कई बार काम नहीं चलता। मान लो यहाँ पे से आप लोगों को जाना है किसी दूसरी गैलेक्सी में, तो वहाँ पे इतनी बड़ी डिस्टेंस जो होती हैं तो वो मीटर में नहीं नापी जा सकती, ना ही किलोमीटर में। तो उनके लिए दूसरी यूनिट्स होती हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं आप 3 मेजर यूनिट डिस्कस करवाऊंगा लेंथ की, बड़ी यूनिट्स की बात करें। एक तो आएगी लाइट ईयर, दूसरी आएगी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरी आएगी हमारे पास पार्सेक। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछी हुई है, तो तीनों बहुत अच्छे से अपने टिप्स पे रखना। तो लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, लाइट ईयर का सिंपल मतलब ये है कि अगर लाइट को छोड़ दिया जाए वैक्यूम में, अगर मैं सनलाइट की बात हो रही है, अगर लाइट को छोड़ दूं मैं वैक्यूम में, तो 1 साल में वो जितना डिस्टेंस चलेगी उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं।
फिर से बता रहा हूँ, लाइट को अगर वैक्यूम में छोड़ दिया जाए तो वैक्यूम में लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस चलेगी उससे क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। वैक्यूम क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अगर मीडियम बदल जाए तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो उस स्पीड से लाइट को अगर चलाऊँ, सोचो इतनी हाई स्पीड से लाइट को अगर चलाएं तो एक साल के बाद लाइट जितना चल चुकी होगी उसे एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एक लाइट ईयर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, सिर्फ वैल्यू याद नहीं रखनी, कैलकुलेशन आनी चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी डिस्टेंस निकालनी है, 1 लाइट ईयर, मैंने शॉर्ट में LY लिख दिया। स्पीड हमें अच्छे से पता है, टाइम एक साल का है। अब ये तो 1 ईयर है, इसे सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो हम लोग ईयर लेते हैं वो कैसे लेते हैं, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर की बात नहीं करते। तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ऐसे करके मैंने इसे सेकंड में बदल लिया कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो निकाल लिया। अभी सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे और पावर ऐड करोगे तो आप देखोगे आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 1 लाइट ईयर की, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। 9.46 × 10⁻15। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कई वैल्यू ऐसी हैं जो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक लाइट ईयर। देख लो 10⁻15 आ रहा है, कितनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव में। ठीक, लाइट ईयर पूरा हुआ। नेक्स्ट बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, इसको AU भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये सिंपल सी बात ये है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और ये आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, इसके आपको मेथड्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है काफ़ी, तो इसलिए आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, 1.496 × 10⁻11। ठीक है, और इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन में लिखूंगा तो ये लगभग आता है 15 करोड़ किलोमीटर। अपने याद रखने के लिए लिख सकते हो। भाई मैंने क्या करा, मैंने 1.496 को 1.5 मान लिया और 1.5 × 10⁻11 इसमें से 10⁻7 अलग कर दी तो करोड़ बन गया। तो इस तरह से करके मैंने 15 करोड़ किलोमीटर निकाल लिया। ये मीटर में तो 1000 वैल्यू अलग कर ली होगी, तो आप चाहे ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन आपको यही भरनी पड़ेगी। या फिर 15 करोड़ किलोमीटर मतलब हमारी अर्थ से, हमारी अर्थ के सेंटर से सन जितनी दूर है ये वो डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वैल्यू इतनी होती है। ठीक, फिर अगली यूनिट आती है पार्सेक। तो पार्सेक भी लेंथ की, पहली बात तो ये याद आना चाहिए कि जो यूनिट पढ़ रहे हो ये थी किस चीज़ की, तो पार्सेक भी किसकी यूनिट होती है, लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब एक पार्सेक कितना होता है, देखो कितना आसान है। सपोज मेरे पास एक आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी लेंथ का। अब ये छोटा आर्क थोड़ी ना होगा, 15 करोड़ किलोमीटर की लेंथ का एक आर्क है। तो यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का एक आर्क है। मैंने यहाँ पे बस समझाने के लिए छोटा सा बनाया है। ये आर्क किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे, अब ये 1 सेकंड का एंगल अपने आप में बहुत छोटा हो गया क्योंकि 1 डिग्री का इतना छोटा एंगल होता है। 1 डिग्री के इन्होंने पहले 60 पार्ट करे, मिनट पे आए, फिर मिनट के 60 पार्ट करे, तब सेकंड पे आए। तो इसका मतलब इतना बड़ा जो आर्क आएगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, वो बहुत छोटा सा एंगल, यानी 1 सेकंड का अगर एंगल बनाए किसी जगह पे, तो वो जो डिस्टेंस आती है, जो डिस्टेंस है O से लेके A तक की, इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक ऐसे डिफाइन होता है, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का आर्क अगर 1 सेकंड का एंगल बनाता है, देखो 2 डैश लगा रखे हैं तो 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तो उस सिचुएशन में कितना होता है ये डिस्टेंस, 1 पार्सेक। तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। नहीं पता तो इस बात को ध्यान रखना कि हाँ एंगल ऐसे निकालते हैं। एंगल कितना है, 1 सेकंड का है। आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। रेडियस कितनी है, ये डिस्टेंस 1 पार्सेक की है। अब क्या है, आपको 1 सेकंड का कन्वर्जन पता था ना रेडियन में, अब देखो काम आ गया ना, डायरेक्ट आपको बताया हुआ था कि 1 सेकंड रेडियन में कितना होता है, वो भर दोगे क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी ना है, एंगल की ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक AU की वैल्यू ऊपर रख रखी है हम लोगों ने, ये रख लेंगे, तो यहाँ से 1 पार्सेक आ जाएगा। देखो मैंने ये रख लिया। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होती है, इतने रेडियन होती है, हमने कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ काम आ गई हमारे। ये एक AU की वैल्यू रख ली, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो यहाँ से पार्सेक कितना आया,
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब देखो लाइट ईयर याद करो, लाइट ईयर था 9.46 10⁻15 मीटर, यानी कि पार्सेक लाइट ईयर से बड़ी यूनिट होती है। और एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये भी कन्वर्जन में कई जगह तुम्हारे काम आ जाएगा। तो यू मस्ट नो दैट कि एक पार्सेक बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर से, और एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास तीनों बड़ी बड़ी यूनिट्स कवर हो गई लेंथ को नापने की। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ा दी, पार्सेक भी और लाइट ईयर भी। अब बात आती है बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस अगर मेरे पास हो तो उन डिस्टेंस को कैसे नापेंगे? भाई जिस तरह से छोटे छोटे मासेस को नापने के लिए हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट थी, ऐसी लेंथ को नापने के लिए भी यूनिट होती है। किस तरह से? मिलीमीटर तो सबको पता है, एमएम तो सब जानते हैं कि हाँ एमएम होता है, 1 मीटर का 1000वां पार्ट। अब एमएम से भी छोटी यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट होती है माइक्रोन, जो बैक्टीरिया वगैरह के साइज होते हैं तो वो माइक्रोन में होते हैं। जो बैक्टीरिया होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल जिसे बोलते हो, तो वो हमेशा माइक्रोमीटर में होती है। तो एक माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां पार्ट। ठीक, जैसे समझ लो आप, एक माइक्रोन ऐसे कन्वर्ट करोगे। ये बड़ी क्लासेस में 12th में या उससे हायर स्टैंडर्ड में बहुत काम आएंगी, मल्टीपल टाइम्स यूनिट यूज होती है। माइक्रोन आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में, तो बहुत जगह माइक्रो को बार बार कन्वर्ट करना होता है, तो 10⁻⁻6 से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम A⁻0, यानी कैपिटल ए पे 0 लगा रखा है, स्मॉल ए मत बनाना, 10⁻10 होता है ये वैल्यू। एक फर्मी, फर्मी ये न्यूक्लियस में यूज़ करते हैं कि जब हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने क्या करा, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का साइज़ था वो इतना होता है 10⁻15 मीटर, इसी को स्टैंडर्ड बना के क्या मान लिया, 1 फर्मी मान लिया। तो कोई और दूसरा न्यूक्लियस हुआ, सपोज करो हीलियम का न्यूक्लियस हुआ, ये किसका न्यूक्लियस है, सपोज हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसका जो डायमीटर होगा मेरे पास, या इसकी जो रेडियस होगी, इस चीज़ को मैं किस में नापूंगा, इस चीज़ को मैं आर को किस में नापूंगा, आर का जो भी वैल्यू आएगी वो फर्मी में आएगी, इतने FM। तो एक फर्मी कितना होता है, 10⁻15 मीटर का होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होती है, जहाँ पे हम एटम या न्यूक्लियस की बात करते हैं, वहाँ पे यूनिट बहुत काम आती है। ठीक, बात आती है नैनोमीटर की। नैनोमीटर कितना होता है, माइक्रोमीटर से छोटा होता है। कितना, 10⁻9 मीटर, यानी कि 10⁻9 का मतलब कितना हो गया कि 1 मीटर के अगर 100 करोड़ पार्ट कर लो आप, 100 करोड़, क्यों करोड़ में 7 जीरो होती हैं, 2 यानी 9 जीरो हो गई। अगर 1 मीटर के 100 करोड़ पार्ट कर लो तो उसमें से जो एक पार्ट निकल के आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, 1 नैनोमीटर बोलूँगा। तो नैनोमीटर कहीं नजर आ जाए तो 10⁻9 से रिप्लेस करोगे। ठीक, तो ये स्मॉल स्केल की यूनिट हो गई, आपको समझा दी मैंने ये भी। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ जरा इसके। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी लाइट ईयर्स अल्फा सेंचुरी अवे फ्रॉम द अर्थ, जो ये स्टार है अल्फा सेंचुरी, ये हमारे से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो ये तो फैक्ट है कि आपको याद रखना पड़ेगा। लाइट ईयर में पूछी है वैल्यू यहाँ पे 1.29, 2.29, तो भैया आंसर इसका है 4.29 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर है हमारे पास ये अल्फा सेंचुरी। ठीक है, चलो अब ये अजीब सी यूनिट बच्चों ने पूछी हुई है, पहले मुझसे कहीं पूछी है, ये क्या होती है, फैथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैथम। फैथम इज द यूनिट टू मेजर। अब फैथम क्या होती है, थोड़ी बात ध्यान रख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है हम लोगों को भी पता नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें यूज़ होती हैं अलग अलग तरह से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पास रॉ ऑयल आता है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल आप तो अपने स्कूटर में, बाइक में डलवाते हो, किस में, लीटर में डलवाते हो, तो वहाँ पे लीटर में नहीं आता, वहाँ पे कैसे आता है, क्रूड ऑयल बैरल में आता है ना। इस तरह से बहुत सारी ऐसी नई नई यूनिट्स होती हैं जो हमें भी पता भी नहीं है। तो फैथम क्या होता है, फैथम सबसे पहली बात यह है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, लेंथ को नापने की यूनिट होती है। किसको नापते हैं हम लोग, लेंथ को नापते हैं फैथम से। फैथम यूज्ड टू मेजर व्हाट, लेंथ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो अगर इतना पता है लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तो कलर यहाँ कट हो गया क्योंकि स्पीड है यहाँ पे। तो अच्छा, अब बात आती है कि 1 फैथम में कितना होता है। जो ये 1 फैथम होता है इसमें 6 फुट होते हैं, 6 फीट्स। 1 फीट की तो स्केल देखी होगी ना आप लोगों ने बड़े वाली, तो 1 फैथम में 6 फीट्स होते हैं, तो 6 फुट की होती है 1 फैथम। और ये किस पर्पज से यूज़ करते हैं, इसको हम लोग जो कोई भी ओशन है ना, या कोई भी हमारे पास ओशन है, तो वहाँ पे उसकी डेप्थ नापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, डेप्थ ऑफ शिप। तो कोई शिप कितनी गहराई पे है, सपोज जैसे सबमरीन्स होती हैं, यहाँ पे शिप की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड सबमरीन आएगा। सबमरीन कहीं पे नीचे है हमारे पास पानी में, तो सरफेस लेवल से कितनी डिस्टेंस नीचे है वो सबमरीन, तो हम इसको किस में नापते हैं, उस चीज़ को, उसको हम लोग फैथम में नापते हैं जनरली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ की जाती है। किस चीज़ की, मतलब कोई शिप कितनी गहराई पे है, कोई सबमरीन कितनी गहराई पे है। ये डिस्टेंस नहीं आएगी, ये डिस्टेंस वाला लॉजिक क्वेश्चन, ये डेप्थ ऑफ शिप। ठीक है, और आप इसको ये बोल सकते हो डेप्थ ऑफ सी कर लेना, बल्कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा, इस शिप को कट कर देना। ओशन की गहराई को हम लोगों को नापना होगा तब यूज़ करेंगे, क्योंकि शिप तो यहाँ भी दे रखा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो डेप्थ ऑफ सी और सबमरीन है ना,
हमें सबमरीन की डेप्थ नापनी हो या किसी ओशन की डेप्थ नापनी हो तो कब क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग फैदम यूनिट को यूज़ करेंगे। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। तो फैदम डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है और एक फैदम में 6 फुट होते हैं हमारे। नेक्स्ट वन, एक स्टार इज लोकेटेड 9 लाइट ईयर्स फ्रॉम अस, हमारे से 9 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है। आपसे पूछा है इस डिस्टेंस को पार्सेक में कन्वर्ट करो। अब आपको अच्छे से पता है क्या कि हमारे पास 3.26 लाइट ईयर को मिला के क्या बनता है 1 पार्सेक बनता है। आपको कन्वर्जन पढ़ा दिया था। जिसको कन्वर्जन याद नहीं होगा वो घूम जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है, वी नो दैट कि हाँ इतने लाइट ईयर मिला के 1 पार्सेक बनता है। अच्छा, तो 1 लाइट ईयर में कितने पार्सेक हो गए? 1 लाइट ईयर में 1/3.26 पार्सेक हो गए। सिंपल मैथमेटिक्स लग जाएगी ना। अब तो आपके पास कितने लाइट ईयर है? हमारे पास 9 लाइट ईयर है। तो 9 लाइट ईयर में कितने पार्सेक हो जाएंगे? 9/3.26 पार्सेक। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उतने पार्सेक आप लोगों ने आराम से निकाल लिए। तो उस स्टार की डिस्टेंस आप लोगों ने पार्सेक में निकाल दी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ये जो आपका कन्वर्जन यूनिट है ये यूज हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डायरेक्टली द लेंथ। अब हमें ऐसी डिवाइस के नाम बताने हैं जो इन लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाली हमारे पास लेंथ है, कहाँ से? फ्रॉम 10⁻³ मीटर यानी 1 mm। 1 मिलीमीटर हुआ ना ये। 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक आप आराम से किससे नाप सकते हो? तो आंसर है मीटर स्केल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीटर स्केल से 1 mm तक तो नाप ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या एक्यूरेसी चाहिए कि बाद 10⁻⁴ मीटर की, यानी इसका भी 1/10 पार्ट। तो इसके लिए क्या यूज़ किया था? वर्नियर कैलिपर्स, है ना याद? वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके आप लोग इस डिस्टेंस को नाप सकते हो आराम से। नेक्स्ट में कितनी एक्यूरेसी चाहिए? यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी। 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ कर लेना। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए 10⁻⁵ मीटर की तो सिचुएशन में क्या यूज़ करोगे? उस सिचुएशन में इससे भी बढ़िया जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज से हम लोग और अच्छे से चीज़ें नाप पाएंगे। तो ये बेसिक से आंसर हो गए। पहली चीज़ को आपको नापना है तो मीटर स्केल सफिशिएंट है। सेकंड वाले को नापना है तो इसके लिए वर्नियर कैलिपर्स लेके आना पड़ेगा और इसके लिए क्या लेके आना पड़ेगा? स्क्रू गेज लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी फाइनली हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है, ये भी हमारा कैसा है? ये हमारा एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड किस चीज़ को मेजर करने के लिए? इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस जब नापते हैं ना हम लोग इस सिचुएशन में, तो इसमें ये पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री पर बेस्ड है कंप्लीट। तो ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है, एंगल वगैरह यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये पैरेलैक्स मेथड पे आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक काफ़ी सारा पढ़ लिया। मेजरमेंट आप लोगों को लेंथ के, टाइम के, है ना, और मासेस के मेजरमेंट पढ़ा दिए। बेसिक काफ़ी सारी यूनिट्स बता दी। तो काफ़ी सारा काम आज कवर हो गया और हमारे पास पैरेलैक्स मेथड बचा। पैरेलैक्स मेथड नेक्स्ट क्लास में कवर करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर के अंदर, एरर वाला। तो फिर एरर की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद ही चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है।